we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज़ादी के ऐलान का ऐतिहासिक लम्हा था वो, लेकिन आज़ादी का वो जश्न देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी लेकर आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी कि देश के सामने आज़ादी के बाद सबसे पहली और बड़ी चुनौती है भूख और गरीबी से निपटना। हर हिंदुस्तानी को तन ढकने के लिए कपड़ा मुहैया कराना, हर हिंदुस्तानी को रोज़गार मुहैया कराना, और उससे भी बड़ा हर हिंदुस्तानी को सम्मान से जीने का मौका देना, अधिकार देना। आर्थिक और सामाजिक विकास के एक बहुत बड़े दौर से उस वक्त भारत को गुजरना था, और उसी दौर में गठन हुआ संसद के उच्च सदन राज्यसभा का। आज संसद को 60 साल पूरे हो चुके हैं। 60 साल के संसदीय इतिहास में बहुत से सुनहरे अध्याय लिखे गए। आइए देखते हैं राज्यसभा 60 साल का सफरनामा। 13 मई 1952 देश के संसदीय इतिहास का अहम दिन। संसद के उच्च सदन राज्यसभा और निचले सदन लोकसभा की पहली बैठक का वो दिन जब आजाद भारत ने अपनी संसदीय व्यवस्था को ठोस शक्ल दी, और इसी दिन राज्यसभा के रूप में मिला जीवंत विचार विमर्श के साथ राज्यों और केंद्र के साझा हितों के पोषण का सार्थक और शक्तिशाली मंच। यही वो दिन था जिसके लिए देश के संविधान निर्माताओं ने अरसे तक संविधान सभा में ऐसे विचार रखे जो आज भी देश को प्रेरणा देती है। नई संसदीय व्यवस्था के तहत दूसरे सदन के साथ हम पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, और इस देश की जनता के सामने ये न्यायोचित ठहराने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति से कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा सदन कानूनों को जल्दबाजी में बनाए जाने से रोकने के लिए जरूरी है। जो प्रस्ताव हमारे सामने रखे जाएं, उन पर हमें निरपेक्ष और तटस्थ होकर चर्चा करनी चाहिए। देश में विकसित हो रहे संघीय ढांचे में राज्यसभा को भविष्य में अहम भूमिका निभानी है। मुझे यकीन है कि सदन में समृद्ध विचारधारा और यहाँ लाए जाने वाले मामलों पर रोज चर्चा के जरिए और अधिक एकता उभरेगी और स्थायी राष्ट्रीय सहमति बनेगी। तब से आज तक बीते 60 साल में राज्यसभा ने भारत की संसदीय व्यवस्था में न सिर्फ अपनी सार्थकता को सिद्ध किया, बल्कि देश में विधायी और संविधान के संघीय ढांचे को मजबूत करने में बराबर योगदान दिया। समाज के कमजोर तबकों, विशेषकर महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के मकसद से कई अहम बिल राज्यसभा में पारित हुए, और ऐसे ही कई विधेयकों में संशोधन की पहल भी राज्यसभा में हुई, जिन्हें बाद में लोकसभा ने भी मंजूरी दी। आर्थिक और सामाजिक बदलाव के अभियान में राज्यसभा की अहम भूमिका का अंदाजा बीते दशकों के दौरान इस उच्च सदन में पेश किए गए विधेयकों और उन पर हुई चर्चा से लगाया जा सकता है। आजादी के बाद बेहतर भारत का जो सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था, शिक्षा का ये अधिकार उस दिशा में अहम कदम था। 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का ये विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में रखा गया, और राज्यसभा ने इसे गहन विचार विमर्श के बाद मंजूरी दी। ये कानून 2010 से अमल में आया। हाल में इस कानून के तहत 25% कोटे के दायरे में मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को भी लाया गया। इसके तहत उन्हें घर में रहकर भी पढ़ाई का अधिकार दिया गया। सामाजिक विकास की दिशा में ये ऐतिहासिक बिल एक अहम कदम हो सकता है। विधायिका में महिलाओं की नुमाइंदगी बढ़ाकर उन्नत भारत की कल्पना ही इस विधेयक की मूल भावना थी, जिसे राज्यसभा ने मार्च 2010 में पारित कर दिया। इसे संविधान का 108वां संशोधन बिल भी कहा जाता है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में
महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होनी है। हालांकि इसे अभी लोकसभा में मंजूरी मिलनी बाकी है, मगर राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण बिल की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी 14वीं लोकसभा की आखिरी बैठक में इसका जिक्र करना नहीं भूले। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बेहद अफसोस का मामला है कि मेरे कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो सका। मेरे ख्याल से आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए ये बेहद कारगर और ठोस कदम साबित होता। मुझे उम्मीद है कि अगले लोकसभा में इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर एक आम सहमति तक पहुंचेंगे। देश में असंगठित करोड़ों श्रमिकों के शोषण को खत्म करने और सामाजिक सुरक्षा दिलाने के मकसद से राज्यसभा में ये बिल रखा गया और सदन ने इसे मंजूरी दी। इसके तहत कामगारों का स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, प्रसूति सुविधा और बुजुर्गों को पेंशन का इंतजाम किया गया है। इसी तरह बाल विवाह प्रतिबंध कानून 2006, जिसने देश में कम उम्र में शादी पर काफी हद तक रोक लगाई। विवाह कानून संशोधन बिल 1999, जिसने परिवार में महिलाओं को उनका वाजिब हक दिलाने के नियम तय किए। मानव अंग प्रत्यारोपण कानून 1994, जिसके तहत इसके नियम कायदे तय किए गए। पुनर्वास परिषद कानून 1992, जिसके तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई। बाल श्रम प्रतिबंध कानून 1986 जैसे कितने ही कानून हैं जिन्हें राज्यसभा ने मंजूरी दी और जो समाज में महिलाओं, बच्चों और शोषित तबके को उनके अधिकार और सुरक्षा दिलाने में मददगार साबित हो रही है। विधायी कार्यों के अलावा राज्यसभा ने जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की ऐसी मिसाल देश के सामने कायम की जो न्यायिक तंत्र के लिए भी एक इतिहास बन गया। 17 अगस्त 2011 ये पहला मौका था जब किसी हाईकोर्ट के जज के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 18 अगस्त तक चली इस चर्चा में बीएसपी को छोड़कर सभी दलों ने एक आवाज में जस्टिस सेन को अनियमितताओं का दोषी माना और आखिर प्रस्ताव पारित हुआ। It is not a question of when you are a judge or when you are not. It's not a question of whether you're doing it in the court or you're doing it outside. But the question is whether your behavior will cast aspersions not only on your character and integrity, but the character and integrity of the entire judiciary, and therefore you are liable. You are liable to be drawn under this section. Doubt has been cast on any of the findings which the inquiry reports placed before us have really revealed. I therefore strongly support the motion moved by Mr. Sitaram Yechury for the fact that an address be sent to the President supporting the fact that this judge is unfit to be in the office of a judge. There is a case of proven misbehavior against him and therefore the judge be removed from office. I shall now put the motion moved by Shri Sitaram Yechury for presenting an address to the President for removal of Justice Soumitra Sen, Judge, High Court of Calcutta from his office. आज से नहीं बल्कि देश में विकास ने जब से रफ्तार पकड़नी शुरू की तभी से सामाजिक न्याय के लिहाज से राज्यसभा में ऐसे कई विधेयकों की बुनियाद रखी गई जिन्हें बाद में वैधानिक रूप दिया गया। उनमें सबसे अहम है हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स बिल 1952, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप बिल 1953, हिंदू सक्सेशन बिल 1954 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस बिल 1956। सरकार के साथ साथ राज्यसभा में कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण निजी विधेयक पेश किए जिन्हें बाद में न सिर्फ राज्यसभा ने मंजूरी दी बल्कि उन्हें कानून का दर्जा भी मिला। 1956 में डॉक्टर सीता परमानंद ने हिंदू विवाह संशोधन विधेयक पेश किया। 1959 में श्री कैलाश बिहारी लाल ने अनाथालय और धर्मार्थ संस्था विधेयक और 1963 में दीवान चमन लाल ने
भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इन सभी को सदन ने गहन चर्चा के बाद मंजूरी दी, जिसके बाद ये लोकसभा में भी स्वीकार किए गए। हालांकि अलग अलग दौर में कई सदस्यों के ऐसे भी विधेयक थे जिन्हें राज्यसभा ने चर्चा के लिए स्वीकार तो किया, मगर बाद में मंजूरी नहीं दी। बीते 60 साल में ऐसे भी कई लम्हे आए जब राज्यसभा की राय संसद के निचले सदन लोकसभा से बिल्कुल अलग थी। कई मामलों में राज्यसभा की पहल पर सरकार ने कई अहम कदम उठाए। राज्यसभा के 6 दशक के इतिहास में वो लम्हे और उन पर देश के नामचीन विद्वानों की चर्चा अपने आप में सुनहरी अध्याय बन गई। संसद का उच्च सदन राज्यसभा आजाद भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के जिस मकसद से इसका गठन हुआ वो कोई 2-4 दिन में तय नहीं हुआ। उसके पीछे 3 दशक से भी लंबा इतिहास है। एक दौर था जब अंग्रेजों ने इस दूसरे सदन का इस्तेमाल सिर्फ भारत में अपने हिसाब से हुकूमत चलाने के लिए किया, लेकिन जब देश ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी और देश में संसदीय तंत्र का ताना बाना नए सिरे से बुना गया, तब उच्च सदन के गठन की कवायद भी शुरू हुई। आज उच्च सदन का मत, राज्यसभा का मत, देश की आवाम का मत बनता है, सरकार का मत बनता है और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की दिशा दिखाता है। और इस सब की झलक सदन की पहली बैठक में ही दिख गई थी, क्योंकि मत भले ही वहां अलग थे, लेकिन सबके एजेंडे पर था राष्ट्र निर्माण। देश में संसदीय इतिहास का अहम दिन। संविधान निर्माताओं ने भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के जिस स्वरूप की कल्पना की थी, 13 मई 1952 को वो साकार हुआ। आजाद भारत में उच्च सदन की पहली बैठक। आसन पर थे सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उस दिन सदन में संसदीय लोकतंत्र का इतिहास रचा जा रहा था। तमाम राज्यों के हितों की नुमाइंदगी करने वाले सदस्य शपथ ले रहे थे। भारत अपनी नई संसदीय व्यवस्था की राह पर चल पड़ा था। We are a union of state, and the very structure of our country, where we have regional languages, as you rightly said, that state reorganizations have taken place, and we have states based on the linguistic consideration, and each state has its own aspiration and development, and each state is different from the other state. So in this scenario, to keep the country united, to have the Rajya Sabha is the plays a pivotal role. 16 मई 1952 संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला अभिभाषण। उनका संदेश साफ था। नियति हमें निमंत्रण दे रही है और यह हमारा काम है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें। आपने और मैंने अपने इस देश की सेवा का व्रत लिया है। मेरी प्रार्थना है कि हम अपने व्रत में सत्यनिष्ठ सिद्ध हों और इसे पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा दें। सभापति चुने जाने के लिए अभिनंदन पर जवाब में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी उच्च सदन की जिम्मेदारी को एक बड़ा इम्तिहान करार दिया। उन्होंने कहा, माना जाता है कि ये सदन सरकार बना नहीं सकता, ये निरर्थक संस्था है, मगर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें ये सदन पूरा कर सकता है। संसद एक विधायी संस्था नहीं बल्कि विचार विमर्श का मंच है। हमारे पास विचारों के जरिए बहुमूल्य सहयोग देने का रास्ता है। ये हमारे काम पर निर्भर करता है कि हम 2 सदन की व्यवस्था को कैसे न्यायोचित ठहराते हैं, जो अब हमारे संविधान का अनिवार्य अंग है। लिहाजा ये हमारे लिए एक परीक्षा है। इसकी कल्पना के पीछे आधार तो था कि एक तो प्रत्यक्ष रूप से लोग चुनेंगे, जो हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा होता है। दूसरा, जो राज्यों में सरकारें बनती हैं और जो विधायक बनते हैं वो चुनेंगे। इसको हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं। हमारे यहाँ जो संघीय ढांचा है, इसमें केंद्र के शासन में केंद्र सरकार का भी रोल हो, कानून बनाने के लिए, क्योंकि सारे देश में चलता है,
तो इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी हो, राज्यसभा, जहां राज्यों से चुने हुए लोग भी हों। ये इसका मूल उद्देश्य था। मैं मानता हूं कि यह उद्देश्य बहुत हद तक सफल हुआ है। आजादी के फौरन बाद संसद की पहली चिंता देश की दशा और दिशा की थी, जो सदन में हुई पहली चर्चा में भी झलकी। देश दुनिया के संदर्भ और उनके अपने तजुर्बे सदन में उनके बयानों के तर्क बन जाते थे। उच्च सदन के पहले उपसभापति चुने गए एसवी कृष्णमूर्ति राव के 21 मई 1952 को दिए बयान में उस वक्त भी बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने कहा, जनसंख्या की इस समस्या पर हमें हमला बोलना होगा। भारत सरकार और योजना आयोग से मेरा आग्रह है कि वन रोपण, जंगली जानवरों की सुरक्षा, नदियों के मुहानों और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए निश्चित नीति बनाई जाए। भोजन की समस्या दुनिया भर में है। हमारी बढ़ती जरूरतों के हिसाब से अमेरिका भी हमेशा अनाज नहीं दे सकता, उनकी भी सीमा है। इसलिए हमें हर मोर्चे पर भोजन की समस्या से लड़ना होगा। In the Treasury bench, I saw all those important freedom struggle leaders from all parties sitting, look around, and I was just amazed, and I just think that they are the people worthy of worship also, because I highly respect them. And what I find them also, their minds are so clean, so pure, and full of patriotism, loyalty to the country, and they want to treat every Indian, black or white, or you see, from any region, with love and respect, and that was how I find. That is the reason. And then in the parliament was treated like a temple, like a church. And the speaker is looked upon as priest. उभरते भारत में और खासकर सरकार से लोगों की अपेक्षा क्या हो सकती है? उच्च सदन की पहली बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बयान में यही झलका। उन्होंने कहा, लोगों के परेशान होने से पहले अगर सरकार ने निश्चित समय सीमा में नतीजे नहीं दिए तो एक वक्त आएगा जब संसद में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, और मुझे कोई शक नहीं कि उस वक्त जनता संसद को अवमानना की नजर से देखेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उस वक्त भी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उच्च सदन में सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, अभिभाषणों पर अब तक की चर्चा ने कुछ बिंदु पीछे छोड़ दिए हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण निसंदेह देश की जनता के लिए था, मगर ये दूसरे देशों की जनता के लिए भी था, और इसीलिए इसके बड़े हिस्से में विदेश नीति और दूसरे मुल्कों से हमारे रिश्तों का जिक्र था। भारत अपना भविष्य खुद ही बनाएगा और हमारी मर्जी के बिना कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। रेलवे में साधारण श्रेणी के कोच में यात्रियों की भीड़ आज भी एक बड़ी समस्या है। 31 मई 1952 को उच्च सदन में रेल बजट पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस पर सदस्यों को आश्वासन दिलाया था। उन्होंने कहा, तीसरी श्रेणी के डिब्बों में भीड़ ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जंग के बाद से अब तक हालात में कुछ सुधार जरूर हुआ है, मगर मैं जानता हूं कि हालात संतोषजनक नहीं हैं। इससे निपटने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यहाँ का एल्डर हाउस उसी तरह फंक्शन करता है जैसे लोअर हाउस करता है, ये पीपुल्स हाउस करता है, लोकसभा करती है। एक एक बिल जो है वो राज्यसभा में पास कराना ज़रूरी होता है किसी भी सरकार के लिए, और जो बहस का स्तर है हमेशा राज्यसभा में बहुत ऊंचा रहा है। और चूंकि यहाँ पे सदस्य संख्या कम होती है और वक्त ज़्यादा मिलता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से वक्ता अपने विचार रख पाते हैं, और वो विचार रखने से डिबेट का जो स्तर है वो बहुत उठ जाता है। भविष्य के भारत को लेकर कुछ सदस्यों ने दूरदर्शिता की मिसाल भी कायम की।
मध्य प्रदेश से उच्च सदन की सदस्य डॉक्टर सीता परमानंद ने उस वक्त में ही बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा में सुनहरे भारत का सपना देखा। 28 मई 1952 को आम बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, स्कूलों में मिड डे मील योजना की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को पोषक आहार दिए बिना ना तो शिक्षा के क्षेत्र में और ना ही शारीरिक रूप से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जानी चाहिए। मेरा तजर्बा कहता है कि सरकार का इस पर ज्यादा खर्च नहीं होगा। जो वहन कर सकते हैं वो ऐसी मदद नहीं लेंगे। आजादी के 5 साल बाद भी भारत में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या बनी हुई थी। मई 1952 में उच्च सदन की पहली बैठक में भारत के सामने मोबाए खड़े जाने कितने मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। पहली ही बैठक में उच्च सदन ने अपने ही तजुर्बों से कई बदलावों की शुरुआत भी की। सभापति ने पहली बार 27 मई को कार्यवाही में पहला आधा घंटा सदस्यों को सवाल पूछने की इजाजत दी। 28 मई को फिर ये सिलसिला जारी रहा, मगर पहले सत्र के बाद उच्च सदन का दूसरा सत्र जब 14 जुलाई 1952 से शुरू हुआ, उस वक्त नियमों में संशोधन करके हर सोमवार से गुरुवार तक की कार्यवाही का पहला 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए रख दिया गया। ये नियम 21 जुलाई से लागू किया गया और 10 साल तक यही व्यवस्था चलने के बाद इसमें शुक्रवार का दिन भी जोड़ दिया गया। आधे घंटे का क्वेश्चन आवर होगा। फिर ये मांग आई कि क्वेश्चन आवर बढ़ाया जाए, तो फिर 10 दिन बाद ये डिसाइड हुआ कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि अब हम 1 घंटे का क्वेश्चन आवर करेंगे और ये क्वेश्चन आवर मंडे टू थर्सडे होगा। फिर थोड़े दिन बाद और मांग को लेकर फिर वो फ्राइडे भी ऐड। वक्त के साथ संसद के इस उच्च सदन की प्रक्रिया और नियमों में काफी बदलाव आते गए। सबसे बड़ा बदलाव था सदन के नाम में। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से शुरू हुए सदन का नाम 2 साल बाद 23 अगस्त 1954 को बदलकर राज्यसभा रखा गया। ठीक इसी तरह का बदलाव हाउस ऑफ पीपल में भी हुआ। 14 मई 1954 को लोकसभा में स्पीकर जीवी मावलंकर ने सदन के नए नाम लोकसभा का ऐलान किया। (1954) में लोकसभा ने डिसाइड किया कि हमारा नाम हाउस ऑफ द पीपल की बजाय लोकसभा रखा जाए। फिर अगस्त में 2 महीने बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो उस समय थे, अगस्त 1954 में ये बात उन्होंने सामने रखी कि मैंने कंसल्ट कर लिया है गवर्नमेंट को भी और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, और अब हमने निर्णय लिया है कि इसका नाम राज्यसभा रखा जाए। इनफैक्ट उस समय ये भी एक प्रपोज़ल आया था कि इसको राष्ट्र सभा कहा जाए, पर ये अंतिम निर्णय ये हुआ कि राज्यसभा रखा जाए। एक दिलचस्प बात ये भी है कि सन 1969 तक राज्यसभा में आधिकारिक रूप से कोई विपक्ष का नेता नहीं होता था। विपक्ष ने जिस दल के सबसे ज्यादा सदस्य हों, उसी के सदस्य को विपक्ष का नेता मानने की परंपरा थी। मगर फिर 1977 में एक अधिनियम के तहत राज्यसभा में बाकायदा ये पद बनाया गया। संसदीय प्रणाली में बदलावों की कवायद का सबसे बड़ा मकसद यही है। भारत की संसदीय व्यवस्था में 2 सदनों की इस प्रणाली को और असरदार बनाना और देश के सामाजिक आर्थिक विकास के रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करते जाना। राज्यसभा 60 साल का सफरनामा। आज जिस राज्यसभा को हम देखते हैं, उसके गठन को लेकर सहमति बनाना कोई आसान काम नहीं था। जब संविधान सभा में इसके गठन पर चर्चा हुई, तब असहमति की आवाज़ें भी उठी, मगर उनके वाजिब तर्क भी दिए गए। यूँ भी सबसे बड़ा तर्क तो जनहित और सच्चाई ही हो सकता है, और वही सब वहाँ भी हुआ। 1952 में जिस सदन के गठन की शुरुआत को हमने देखा,
उससे पहले संविधान निर्माताओं ने एक अरसे तक इस पर गहन चर्चा की। ब्रिटिश हुकूमत ने तो इसकी तस्वीर और इसका मकसद ही कुछ और था। आइए आपको कुछ वक्त और पीछे लिए चलें, आपको दिखाएं कैसे हमारी इस राज्यसभा का स्वरूप निखरता चला गया। भारत में उच्च सदन के गठन की नींव सन 1919 में संवैधानिक सुधारों पर अंग्रेज विद्वानों मॉन्टेग चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट के साथ ही रख दी गई। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत काउंसिल ऑफ स्टेट्स का गठन किया। इस परिषद में उस वक्त 60 सदस्य थे। भारत के गवर्नर जनरल की ओर से नियुक्त राष्ट्रपति इस परिषद के सभापति होते थे, मगर ये परिषद अंग्रेजों की साजिश का हिस्सा थी। भारत की निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा के कई फैसलों को अंग्रेजों की इस राज्य परिषद ने आगे नहीं बढ़ने दिया। ब्रिटिश हुकूमत की मंशा का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि महिलाओं को इस परिषद में ना तो उम्मीदवार बनने का अधिकार था और ना ही वोट डालने का। आजाद भारत के लिए उच्च सदन के गठन की नींव रखी गई 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में बनी समिति ने भविष्य के संविधान की रूपरेखा तैयार की। इसमें संसदीय लोकतंत्र और 2 सदनों की व्यवस्था पर जोर दिया गया, मगर ब्रिटिश हुकूमत ने उसे मूर्त रूप नहीं लेने दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय ढांचे में बदलाव की फिर कोशिश हुई। इसके तहत काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 260 सदस्य बनाए जाने थे, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के 156 सदस्य और राज्यों के 104 नुमाइंदे होते। इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 1/3 सदस्यों को हर तीसरे साल रिटायर होने का प्रावधान रखा गया। इसी तरह संघीय सभा यानी आज की लोकसभा में 375 सदस्य बनाए जाते, मगर इस पर भी अमल नहीं हो पाया। संसदीय व्यवस्था में दूसरे सदन के सवाल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में फिर से संघीय संविधान समिति बनाई गई। देश में आज राज्यसभा का जो स्वरूप हमारे सामने है, पंडित नेहरू ने उसकी बुनियाद उसी रिपोर्ट में रख दी थी। संघीय ढांचे को लेकर पंडित नेहरू का नजरिया देखिए। दोनों सदनों को संविधान के दायरे में अपनी प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। कोई एक सदन ही संसद नहीं है, दोनों सदन मिलकर ही भारत की संसद बनते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की कामयाबी दोनों सदनों के परस्पर सहयोग में ही है। चंद दिनों में देश आजाद होने वाला था और संविधान सभा में देश के संघीय ढांचे पर चर्चा हो रही थी। उस दिन पंडित नेहरू की रिपोर्ट सदन में रखी गई। रिपोर्ट में प्रस्ताव था उच्च सदन का नाम राज्य परिषद और निचले सदन का नाम हाउस ऑफ पीपल्स रखने का। दोनों सदनों को मिलाकर नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा कहा जाता, जिसका नाम आज संसद है। नेहरू समिति के अधीन बनी उप समिति के चारों सदस्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री गोपालस्वामी अयंगर, श्री के.एम. मुंशी और सरदार के.एम. पणिक्कर ने जो उच्च सदन का खाका खींचा, वही आज की राज्यसभा के सबसे करीब है। जनसंख्या के उनके फार्मूले के मुताबिक राज्य परिषद में 250 सदस्य होते, जिन्हें राज्यों की विधानसभाओं को चुनना था। उसी रिपोर्ट में उपराष्ट्रपति को सभापति बनाए जाने का प्रस्ताव था। धन विधेयक को छोड़कर दोनों सदनों के बराबर अधिकार और गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रस्ताव भी तभी रखा गया। इसमें हर 2 साल पर राज्य परिषद के 1/3 सदस्यों के रिटायर होने का प्रावधान भी था। संविधान सभा में संघीय ढांचे पर नेहरू समिति की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई, जहां उच्च सदन के गठन पर विरोध के स्वर भी उठे। उस वक्त गोपालस्वामी अयंगर ने दूसरे सदन के हक में जो कहा वो अभूतपूर्व था। पूरी दुनिया में जहां संघीय ढांचा है, वहां दूसरे सदन की जरूरत व्यवहारिक रूप से महसूस की गई। दूसरे सदन से हमें जरूरी मसलों पर गरिमा में चर्चा और विधेयकों पर जल्दबाजी ना करने की अपेक्षा है, जब तक कि उन पर आवेश शांत नहीं हो जाता और धैर्य के साथ विधायिका उन पर निर्णय ले। उच्च सदन ऐसे अनुभवी लोगों के लिए मौका भी होगा जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में ना रहे हों, मगर अनुभवों के साथ चर्चा में भागीदार बनना चाहते हों।
कुछ ऐसी ही चर्चा के साथ संविधान सभा ने उस रिपोर्ट को मंजूर किया। हालांकि उस चर्चा में संसद का नाम नेशनल असेंबली रखने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया। संविधान का पहला मसौदा तैयार हुआ और उसमें ज्यादातर वही प्रावधान शामिल किए गए जिनका जिक्र नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में था। हालांकि समिति ने कुछ बदलाव भी किए। मसलन भारत को राज्यों का संघ माना जाए, महासंघ नहीं। विधायिका को संसद के नाम से संबोधित किया जाए। राष्ट्रपति को 15 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार हो। इन प्रावधानों पर संविधान सभा ने सन 1949 में गहन चर्चा की। जनवरी, मई और जून के महीनों में हुई इस चर्चा के दौरान कई संशोधन सदन में रखे गए। संविधान की कई बारीकियों के लिहाज से डॉक्टर अंबेडकर ने उस मसौदे में संशोधन के कई प्रस्ताव किए, जिन्हें सदन ने पारित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने ही संसद की कार्यवाही को असरदार बनाने के लिए दोनों सदनों के लिए अलग सचिवालय के गठन की पहल की। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अनिवार्य रूप से 250 नहीं होनी चाहिए, ये उसकी उच्चतम संख्या हो। राष्ट्रपति को 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार हो। ये प्रस्ताव भी डॉक्टर अंबेडकर के ही थे, जिन्हें सदन ने पारित किया और आखिर अप्रैल 1952 में उच्च सदन का गठन हुआ। भारत के संघीय ढांचे में उच्च सदन के जिस योगदान की कल्पना संविधान के संस्थापकों ने की, उसका एक बेहतरीन स्वरूप राज्यसभा के रूप में हमारे सामने है। खुद डॉक्टर अंबेडकर और गोपालस्वामी अयंगार ने देश की पहली राज्य परिषद के सदस्य के रूप में योगदान देकर देश के कर्णधारों को नई राह दिखाई। तो कुछ इस तरह बनी हमारी आज की संसद, जिसके दोनों सदन आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, देश के नियम कायदे तय कर रहे हैं और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। लेकिन कोई और भी है जो इन दोनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, राष्ट्र निर्माण के मकसद को उतनी ही जिम्मेदारी से निभा रहा है। ये हैं हमारे देश की मिनी पार्लियामेंट, यानी संसद की स्थायी समितियां। 31 मार्च 1993 भारत की संसदीय व्यवस्था का एक और अहम पड़ाव। संसद में विभागों के संबंधित स्थायी समितियों की शुरुआत हुई। सरकार के कई विभागों से जुड़ी कुल 17 संसदीय समितियों का गठन कर दिया गया, क्योंकि देश इसकी जरूरत महसूस करने लगा था और मकसद था संसद और सरकार को जनता के हित में ज्यादा असरदार बनाना। तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायणन ने भी कहा, हमारी संसदीय व्यवस्था में विस्तार के नए दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि इंसानों के संस्थान में इतिहास का कभी अंत होता है। समिति व्यवस्था दूसरी संसदों में पिछले कुछ वक्त से है, मगर हम उसी शक्ल में इसे नहीं अपना रहे, बल्कि ये हमारा अनुभव है कि हमारी व्यवस्था को इसकी जरूरत है। स्टैंडिंग कमेटी के आने के बाद पार्लियामेंट की फंक्शनिंग बहुत ही प्रोएक्टिव हो गई। यानी कि स्टैंडिंग कमेटी जो हमारे हैं तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए, इसके ज़रिए से गवर्नमेंट के जो एक्शंस का स्क्रूटिनी हो रहा है। आजादी के 4 दशक बाद सरकार और संसद पर बढ़ते कामकाज के बोझ और जिम्मेदारियों के चलते इन समितियों के गठन की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। इसकी शुरुआत 1979 में कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़ी 3 स्थायी समितियों के गठन के साथ हो चुकी थी। लेकिन सरकार के तमाम विभागों के कामों में जवाबदेही बढ़ाने और तेजी लाने की जरूरत थी। संसद में बहुत लोग हैं, 542 लोग हैं और सब लोगों को बोलने की इच्छा होती है, मगर टाइम नहीं मिलता है। अनेक विषय संसद के सामने आ जाते हैं। समितियों में जाने के बाद जो 30, 35, 40 लोग जो बैठते हैं वो चर्चा करते हैं और वो
मेरी बात सही है, तुम्हारी बात गलत है, इस ढंग से चर्चा नहीं करते। अपना विचार सामने रखते हैं और विचार में से कौन सा विचार देश के हित में है वो समझकर वो विचार मान्य कर फिर संसद के सामने लाते हैं। हर साल जब बजट पेश होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स जितने मंत्रालय के होते हैं उन डिमांड फॉर ग्रांट्स की परिशीलन करते और उसके आधार पर जो कमेटी समझती है कि कोई कहीं कमी है एलोकेशन में, कहीं ज़्यादा है, और मंत्रालय से भी ये पूछा जाता है पिछले साल जो पैसा दिया गया उसका पूरा खर्च क्यों नहीं हो पाया। मतलब इस तरीके के सवाल जो एक्चुअली फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज जो होती है, ये सब बजट के सिलसिले में इसकी पूरी की पूरी विश्लेषण होती है और पूरे गहराई से इसकी मतलब जांच होती है। दरअसल संसद की कार्यवाही में सभी अहम मुद्दों या बिलों पर लंबी चर्चा नहीं हो पाती। इस काम को ये स्थायी समितियां आगे बढ़ाती हैं। सत्र हो या ना हो, समितियां बैठकों में उन तमाम मुद्दों, नीति या विधेयकों पर चर्चा करती हैं जो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से समिति को भेजे गए हों। विभागों से जुड़ी कमेटियां अपने विभाग के अनुदान मांगों और सालाना रिपोर्ट पर गहराई से विचार भी करती हैं। इसके अलावा सदन में पेश किए गए नीतिगत दस्तावेजों पर रिपोर्ट देना भी समिति के दायरे में है। जनता और संसद के बीच ये समितियां कड़ी का काम करती हैं, क्योंकि अहम मुद्दों पर ये समितियां जनता या उनके नुमाइंदों से सुझाव भी मांगती हैं और जरूरत पड़ने पर पेशेवरों की सलाह भी लेती हैं। जब कमिटीज में काम करते हैं हमारे मेंबरान, वो नॉन पॉलिटिकल बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी का अचीवमेंट है। यहाँ आज स्टैंडिंग कमेटी में पार्टी से ऊपर उठकर लोग बहस करते हैं और हमने देखा है कि 90% ऑफ द रिपोर्ट्स आर यूनानिमस रिपोर्ट। वक्त के साथ संसदीय व्यवस्था में कामकाज की जटिलताएं बढ़ती गईं, विभागों की जरूरत और जवाबदेही बढ़ती गई। लिहाजा आज संसद में विभागों से जुड़ी 24 स्थायी समितियां हैं। इनमें से 8 समितियों के अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जबकि बाकी 16 समितियां लोकसभा के अधीन हैं। अमूमन हर कमेटी में 31 सदस्य हैं, जिनमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। सदन में राजनीतिक दलों की अनुपात के हिसाब से ही समिति में उनकी नुमाइंदगी होती है। इन समितियों के अलावा राज्यसभा की अपनी 12 स्थायी समितियां भी हैं, जो सिर्फ उच्च सदन से ही जुड़ी हैं। ये समितियां सदन में वक्त और जरूरत के हिसाब से गठित की गईं। इनमें सिर्फ राज्यसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं। मसलन कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति, आचार समिति और सरकारी आश्वासन संबंधी समिति। संसद में कई बार ऐसे मौके आए जब कुछ विशेष मुद्दों पर संसद को दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर संयुक्त संसदीय समिति गठित करनी पड़ी। जैसे महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का गठन पहले 1997 में और फिर हाल में 23 सितंबर 2010 में किया गया। चर्चित टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम और मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त समिति का गठन भी 11 मार्च 2011 को किया गया। बिल जो आता है विधायक पार्लियामेंट के सामने, जो सरकार ले आती है, यूनियन कैबिनेट ले आती है, वो कमिटीज़ को रेफ़र होता है एग्जामिनेशन के लिए। अब वहाँ पर ये बहुत ही अहम बात है कि वहाँ पर जितने स्टेक होल्डर्स है बिल के, और जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अमेंडमेंट्स हैं, उसके अंदर आपके ट्रकर्स एसोसिएशन से लेकर आम जनता तक जो भी मतलब सड़कों का इस्तेमाल करते हैं और जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब से उनकी राय लेनी ज़रूरी पड़ती है। तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है और जिसमें से सही बातें, बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं अपने अनुभव के अनुसार, तो उसके आधार पर रिपोर्ट बनाते हैं कि क्या तब्दीलियां होनी चाहिए उस विधेयक में। इसके अलावा कुछ अस्थायी समितियां भी होती हैं, जो जरूरत पड़ने पर किसी विशेष काम के लिए बनाई जाती हैं और काम पूरा होने पर
खुद ब खुद भंग भी हो जाती है। अहम बात ये भी है कि स्थायी समितियां जो सिफारिश करती हैं, उन पर कितना अमल किया जाए, ये पूरी तरह सरकार तय करती है। मगर परंपरा ये भी है कि अगर समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सिफारिशें दी हैं, तो सरकार उन्हें मान लेती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सूचना का अधिकार। स्थायी समिति ने इस पर कई अहम सुझाव दिए, जिन्हें सरकार ने कानून में शामिल किया। और स्टैंडिंग कमेटी जो हैं उनमें कोई भी बिल, मैं तो समझता हूँ, देखता हूँ कि 99% बिल आज स्टैंडिंग कमेटी से आते हैं और उसके बाद पारित किए जाते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टैंडिंग कमेटी को सदस्यों का बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे सुझाव उसमें देने चाहिए और ऐसे बिल में चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए ताकि वो जो है जब कानून बने तो जनता के हित में काम में आए। कुछ एक मामलों पर समिति के सदस्यों में मतभेद होते हैं। ऐसे में समिति की सिफारिशों में उन सदस्यों के ऐतराज भी शामिल किए जाते हैं जो बहुमत की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। कुल मिलाकर ये तमाम समितियां और इनके काम करने के नियम और तरीके तय करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सरकार के तमाम फैसलों को जनहित के नजरिए से देखना और संसद को जनता के और करीब ले जाना। राज्यसभा के 60 साल का सफर बस इतने में नहीं सिमट सकता। इस दौर में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें, हमारे समाज और हमारे देश को इस मकाम तक पहुंचाया। मसलन आज जो नियम कायदे, नियम कानून आप देखते हैं, उन पर संसद के दोनों सदनों में अच्छी खासी बहस हुई होगी, एतराज़ जताए गए होंगे, उन्हें सच्चाई की कसौटी पर परखा गया होगा और तब जाकर हमें इंसाफ का ये कायदा मिला। आज भी संसद में आज जो बहस मुबाहिसा देखते हैं, उसका भी मकसद यही है ताकि आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ी को वही इंसाफ का कायदा मिले। हम सब अमन और चैन से जिए, पूरे विश्व में शांति हो।